जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 11 जून को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज की क्लास में देखेंगे और साथ में जो फैक्ट हैं उनको भी देखेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए साथियों, अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2025 में प्रसारण एवं मीडिया से संबंधित डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2025 इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। दोस्तों, याद रखिएगा कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का जो उद्देश्य था, यह इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगफो विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो सिंगफो विद्रोह है, ये 1830 में असम के पूर्वोत्तर भाग में सिंगफो जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा असम में हुआ था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो यार राजस्थान में जो प्रमुख नदियां हैं, लूनी, बनास, चंबल, माही और बाणगंगा। दोस्तों, इनमें जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमने नदियां बताई हैं ये दोस्तों राजस्थान में जो है बहती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं माही नदी की, तो माही नदी दोस्तों भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये साथियों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि जो चंबल जो है राजस्थान की जो वार्षिक नदी है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में सबसे खारी नदी दोस्तों लूनी नदी है। ठीक है, ये जो दोस्तों फैक्ट हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे बनाया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा निधि तिवारी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि 2024-26 अवधि के लिए किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा भारत को। ठीक है, अगर दोस्तों वहीं पर बात करते हैं सह अध्यक्ष की, तो वो दोस्तों फ्रांस को चुना गया था। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 6 नवंबर 2024 तक दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का जो उद्घाटन है ये किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी ने किया था। ये जो दोस्तों है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे जो महानिदेशक हैं इनके रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आशीष खन्ना को चुना गया है 4 वर्षों के लिए। ये दोस्तों 2024 से 2028 तक पद पर रहेंगे। दोस्तों वहीं पर याद रखना कि जो अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है दोस्तों है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये दोस्तों हरियाणा में है, जो गुरुग्राम में है। ठीक है, अगर वहीं पर बात की जाए 104वें पूर्ण सदस्य की, तो ये दोस्तों आर्मेनिया है। ये दोनों फैक्ट आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इनसे जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी पर तक फैला हुआ है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील की दूरी तक दोस्तों ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था अशोक के मास्की अभिलेख किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो अशोक के मास्की अभिलेख हैं ये कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में एक शहर और एक पुरातत्विक स्थल है। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात कितना रहा था। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है 943 रहा था। ठीक है, 1000 पुरुषों में दोस्तों 943 महिलाएं दोस्तों, इसी को जो है लिंगानुपात कहते हैं।
अगर दोस्तों बात की जाए बाल लिंगानुपात की तो ये दोस्तों 919 रहा था। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का पहला स्थान रहा, तो दोस्तों याद रखिएगा केरल राज्य का पहला स्थान रहा। यहाँ पर दोस्तों 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है। अगर दोस्तों बात की जाए दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो दोस्तों ये जो है पुदुचेरी राज्य रहा है। ठीक है। ये दोस्तों 1037 दोस्तों यहाँ पर महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है। अगर दोस्तों तीसरे स्थान की बात की जाए तो तमिलनाडु का जो है ये तीसरा स्थान रहा है। अगर दोस्तों वहीं पर पूछा जाए कि किस राज्य का अंतिम स्थान रहा है, तो ये दोस्तों हरियाणा राज्य का जो है 30वां स्थान रहा है 879 महिलाएं दोस्तों 1000 पुरुषों पर। ठीक है। दोस्तों वहीं पर बात की जाए दमन और दीव की, तो इसमें दोस्तों 681 जो है ये महिलाएं रही हैं प्रति 1000 पुरुषों के बीच। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मानसून वापस किस कारण से लौटता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन दिए थे वहां पर तापमान बढ़ने के कारण, ITCZ के दक्षिण की तरफ स्थानांतरण होने के कारण, या मानसून प्रारंभ होने के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ITCZ, मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। दोस्तों ये जो है इसके दक्षिण की तरफ स्थानांतरण होने के कारण दोस्तों ये जो है मानसून वापस लौट आते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया था कि भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है। लेकिन साथियों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल भी दोस्तों भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था असम राज्य, इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में 24वां संवाद सम्मेलन, जिसे संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों ये जो है इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। ठीक है। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि यह जो सम्मेलन है ये 4 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था, और भारत ने इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के नेतृत्व में जो है ये इसमें भाग लिया था। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों वहीं पर ध्यान रखिएगा कि 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन है ये 15 से 17 जून 2025 तक कनाडास्किस अल्बर्टा कनाडा में दोस्तों आयोजित किया जाएगा। ठीक है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों एक पॉइंट और है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन दोस्तों ये जून 2025 में फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। दोस्तों जितने भी सम्मेलन हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से साथियों आपसे जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों इसके तहत जो है भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। ठीक है। क्या किया गया था इसके तहत, तो भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था जो 1833 में ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे एक प्रशासनिक निकाय बना दिया जो ब्रिटिश ताज के लिए कार्य करता था। इसने दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और सभी शक्तियों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया था। ठीक है। तो ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और साथियों याद रखिएगा कि मद्रास में जो है हाई कोर्ट 1833 के चार्टर एक्ट से नहीं बल्कि बाद में दोस्तों 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट से बना था। ठीक है। वहीं पर साथियों बात की जो सेकंड ऑप्शन है, भारत में जो विधि आयोग दोस्तों है इसकी स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। तो साथियों इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में विधि आयोग की स्थापना। ठीक है। वहीं पर साथियों बात करते हैं जो थर्ड ऑप्शन दिया है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुई थी, ना कि 1833 के चार्टर से। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था
कि निम्न में से कौन भारतीय पर्णपाती वन में शामिल है। साथियों याद रखिएगा, जो भारतीय पर्णपाती वन है इसमें जो शामिल पेड़ जो है कौन से हैं, तो ये जो है दोस्तों ये पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। वे पेड़ जो हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं, खासकर जो शुष्क मौसम में, ठीक है। दोस्तों एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है शीशम, सागौन, साल, महुआ, चंदन, आंवला, कुसुम, हर्रा, सेमल और तेंदू। ये दोस्तों जो पेड़ हैं ये जो है भारतीय पर्णपाती वन में शामिल हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन में साल वृक्ष दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 22 मई 2004 से 26 मई 2014, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा जो 13वें प्रधानमंत्री थे ये 2004 से 2014 तक 10 वर्ष तक साथियों उन्होंने कार्यकाल इनका था, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है कि जो मनमोहन सिंह थे ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो ये दोस्तों बने थे 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट साथियों अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो दोस्तों इनका जो योगदान था ये भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण था, ठीक है। उस समय दोस्तों अगर पीएम की बात की जाए तो पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों पीएम थे, ठीक है। तो ये भी साथियों आप लोग जो क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+S है, ठीक है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग पावर पॉइंट में शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा F5 को इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो F5 का, ठीक। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ESC कुंजी का, ठीक है। ये साथियों देख लीजिए यहाँ से कुछ जो शॉर्टकट कुंजी हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से साथियों आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात की जाए Ctrl+N की, तो ये एक नई प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स बनाए इससे जो है। अगर दोस्तों Ctrl+O की बात की जाए तो एक मौजूदा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट खोलें। Ctrl+S दोस्तों एक प्रेजेंटेशन सेव करें। Alt+F2 या दोस्तों F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलें। Ctrl+W दोस्तों या Ctrl+F4 एक प्रेजेंटेशन बंद करें। कंट्रोल दोस्तों +Q का प्रयोग जो है किसी प्रेजेंटेशन को सेव करें और बंद करें। Ctrl+Z का प्रयोग दोस्तों एक क्रिया को अंडू करें। Ctrl+ दोस्तों Y का प्रयोग एक क्रिया को रीडू करें, या Ctrl+F2 का प्रयोग दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू देखें, ठीक है। तो ये दोस्तों शॉर्टकट कुंजी हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। साथियों याद रखिएगा Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं पर साथियों जो MS वर्ड में जो महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट कुंजी है इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दस्तावेज खोलने के लिए दोस्तों Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। एक नया दस्तावेज बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। दस्तावेज को सेव करने के लिए दोस्तों Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है, और दस्तावेज को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड पर कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है, और जो क्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों जो शॉर्टकट कुंजी हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम होगा जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अम्मा सिमलीपाल योजना है ये उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इस योजना के तहत दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा मृदंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदंग दोस्तों घन वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी जो तीनों जो है मंजीरा, जल तरंग और घड़ताल घन वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। मृदंग दोस्तों एक प्रकार का ढोल है जो ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए साथियों आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 1993 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा जिसे नगर पालिका कहा जाता है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 243 से 243 जेड के प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, यह अधिनियम दोस्तों प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष की अवधि प्रदान करता है और नगर पालिका के सभी सदस्यों को सीधे उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग दोस्तों नगर पालिकाओं के सभी चुनावों की तैयारी और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। ये साथियों जो फैक्ट हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 से 2021 के बीच में महिला श्रम के अनुसार महिलाओं का जो कितना प्रतिशत भागीदारी था। तो इसका दोस्तों याद रखिएगा 2011 और 2021 के बीच जो है महिला श्रम दोस्तों भागीदारी में वृद्धि हुई है। 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों इसमें जो है अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्य बल भागीदारी दोस्तों 25.51% थी। वहीं पर दोस्तों बात की जाए 2021-22 में तो यह दोस्तों 29.4% थी। ठीक है, तो आप लोग साथियों जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो साथियों याद रखिएगा 2011 की जो जनगणना थी इसके अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन जो प्रत्याशा थी लगभग 65.5 वर्ष थी। ठीक है, ये साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी, तो 65.5%, सॉरी 65.5 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लोक अदालत की विशेषता नहीं है। तो साथियों जो लोक अदालत की जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ से देख लीजिएगा। त्वरित और अनौपचारिक न्याय, दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान, कोर्ट फीस नहीं लगती या जमा की गई फीस वापस हो जाती है, अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, केवल सुलह योग्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में 3 ऑप्शन में साथियों इसमें ये दिए रहे होंगे और एक साथियों इसमें से अलग दिया रहा होगा। ठीक है, तो वही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि कौन सा विशेषता नहीं है। साथियों ये सभी विशेषताएं इसकी हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आंसर इसका देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आरेना सबालेंका ने साथियों फाइनल में जेसिका पेंगुला को हरा करके ये खिताब जीता था। अगर दोस्तों बात की जाए पुरुष एकल का खिताब की तो इटली के जैनिक सिनर ने यूएसए के टेलर फ्रिज को हराकर दोस्तों ये जीत हासिल की थी। और दोस्तों इटली के जैनिक सिनर और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मैडिसन कीज ने क्रमशः 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के दोस्तों पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से इसका आंसर देख लीजिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में किसके अधीन थे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, उनके दोस्तों जो संस्थापक थे भट्टारक गुप्त शासक के शासन काल में सौराष्ट्र के गवर्नर थे। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों को पूछा गया था कि नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किस संबंध है, यानी किससे संबंध है। ठीक है, ये साथियों आपसे पूछा गया था। तो नीति आयोग का जो एसेट है ये कार्यक्रम है जो ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सतत समाधानों को गति देता है, राज्यों को हरित ऊर्जा अपनाने में दोस्तों मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह पहल दोस्तों विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च की गई है। ये साथियों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम में अन्य धातु को मिलाने के लिए जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु कहते हैं, उसको एलॉय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वदेशी सेवक होम किस संगठन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन। साथियों जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे जो है जीडी कुमार ने वैंकूवर यानी कनाडा में स्थापित किया था और इसका दोस्तों उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रवासी भारतीयों को संगठित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉप 30 का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कॉप 30 है इसका जो प्रतिनिधित्व है ब्राजील करेगा। तो साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था ब्राजील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, यह दोस्तों 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा।
साथियों जो COP30 है इसके जो अध्यक्ष हैं आंद्रे अरान्ना कौरिया, दोस्तों इसके जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों जो अम्मा सिमलीपाल योजना है दोस्तों, ये जो है उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के साथ दोस्तों जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उसके जो आसपास के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते थे। ठीक है, तो ये साथियों इतने क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे। साथियों हमको जो है इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मालूम हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।